हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आज फिर से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस फिर से मैं डेली 10 क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं आती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ पढ़ने में बोरिंग सी फील होती है, इसलिए मैं धीरे धीरे डेली क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, 10 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मानव ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? बताइए। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। किसके? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। और सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना दोआब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, दक्कन तथा कोंकण। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी सी, गंगा तथा यमुना दोआब। ऑप्शन नंबर डी, दक्कन तथा कोंकण। बताइए। 8000 वर्ष पहले शुरू किया था, पहले गांव में रहना आरंभ किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में से आंसर बन रहा है 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। शहर तो इतनी जल्दी नहीं थे, गांव थे पहले। ठीक है, तो वो क्षेत्र बताइए जिसमें लोगों ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले रहना शुरू कर दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियां, यहाँ पर रहना 8000 वर्ष पहले शुरू किया था। सुलेमान और गिरदर की पहाड़ियों में लगभग 8000 साल पहले मानव ने रहना शुरू कर दिया था। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने फसल उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन में देखिए बनता है, 8000 साल पहले रहना तो शुरू किया था कहाँ पर? सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियों में। मैंने पीछे वीडियोस में, आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियोस देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन करके बताया है आपको कि कहाँ कहाँ पर सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियां पड़ती हैं। ठीक है, वहां रहना शुरू कर दिया था और वहां के लोगों ने सबसे पहले फसल उगाना और जानवर को पालना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन बनता है कि जानवर को पालना और फसल उगाना किसने सबसे पहले शुरू किया था? सुलेमान तथा गिरदर पहाड़ियों में लोगों ने 8000 वर्ष पहले गांव में रहना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, गंगा तथा दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, गंगा का उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, साउथ एरिया जो था गंगा का, उसको ही मगध के नाम से जाना गया। ठीक है, प्राचीन काल में मगध के रूप से जाना गया। कौन से एरिया को? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को। और मगध की पहली राजधानी राजगृह, यानी कि आधुनिक राजगीर थी। यानी कि जो राजगृह थी, मगध की पहली राजधानी, ये क्वेश्चन बनता है, मगध जो क्षेत्र उभरा था उसकी पहली राजधानी थी राजगृह, जो कि आधुनिक में इसको बोला जाता है राजगीर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डॉट 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 में रहते थे। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत में। बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत में। यानी कि भरत लोगों का एक समूह था, ये एक जनजाति थी। ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें मिला? ऋग्वेद में। भरत महान सम्राट थे, उनके नाम से ही इस राजवंश का नाम भरत पड़ा था। ठीक है, अतः भरत राजवंश रखा गया था। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में। ये भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियो, जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद की मूल रचना डॉट डॉट भाषा में हुई थी। बताइए, ऋग्वेद की रचना किस में हुई थी? मूल रचना किस में हुई थी, किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी सौरसेनी। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, इसमें से बताइए किस भाषा में हुई थी? बताइए। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत में रचा गया था। किसमें रचा गया था?
संस्कृत में। ये वैदिक संस्कृत स्रोत का प्राचीन भारतीय संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आकेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ठीक है, ये घूमते फिरते नहीं थे। कौन सा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ घूमते रहने का कारण नहीं था, कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। ऑप्शन नंबर बी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के लिए अन्य आकेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर डी, जल संसाधनों की खोज के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? देखिए, संसाधनों के लिए अन्य आकेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं था समूह से संघर्ष करना, ये नहीं था। बाकी ये थे, यानी कि वह स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी और उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। और ऑप्शन नंबर डी, जल संसाधनों की खोज के लिए। ये सही है तीनों, और जो नहीं है, कारण नहीं था, वो ये है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। संसाधनों के लिए अन्य आकेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव इतिहास में कौन सा काल यानी कि युग सबसे लंबा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, यहाँ पे पुरा है, पुर लिखा है, पूरा कर लीजिए। ठीक है, पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी, महापाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, मध्यपाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल। बताइए कौन सा जो काल था सबसे लंबा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इतना लंबा क्यों था? क्योंकि जितनी भी घटित घटनाएं जो हुई थी शुरुआत में, वो इसी में हुई थी। शुरुआत था, जीवन का शुरुआत था, मानव यहाँ पर हर तरीके से अपनी शुरुआत कर रहा था, इसलिए ये काल लंबा माना गया है। तो सबसे लंबा काल कौन सा है? पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डॉट डॉट में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिली है? क्वेश्चंस को पढ़ाया है मैंने, पिछली वीडियो में पढ़ाया है। हाँ, आप लोग पढ़ लीजिए जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। देखिए, मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश में शैल चित्र देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में शैल चित्र कला देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राचीन शैल चित्र का मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये शैल चित्र जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका में मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में सोहा घाट में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी कि भीमबेटका और उत्तर प्रदेश में सोहा घाट में मिलते हैं ये शैल चित्रकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है, ए राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी, सौतका को। और ऑप्शन नंबर सी, गंभीरी वाला, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, गंभीरी वाला। ऑप्शन नंबर डी, चिरान। हड़प्पा का स्थल नहीं है, बताइए कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, राइट होगा, चिरान। चिरान जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। चिरान हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है, हड़प्पा स्थल नहीं है ये। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 9, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डॉट डॉट की तरह है। किस इनका जो उल्लेख है वेदों में किस तरीके से उल्लेख किया गया? पुरु का, यदु का, भरत का। ठीक है, तो बताइए कैसे कैसे उल्लेख किया गया है? आपने ये प्राचीन उसमें एंशियंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। हाँ, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है जन, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राजन, ऑप्शन नंबर डी है दस्यु। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैदिक राजनीति में के अनुसार मनुष्य को कुलों या जनजातियों में विभाजित किया गया था। कैसे कैसे किया गया था? कुलों और जनजातियों में विभाजित किया गया था। वैदिक राजनीति, वैदिक तो थी, एंशियंट टाइम में क्या था? वैदिक था।
वेद थे और वैदिक राजनीति थी, उसमें कुलों या राजनीतियों में विभाजित किया गया था मनुष्य को। ठीक है, इन जनजातियों को जन नाम से पुकारा गया, जिसमें पुरु, यदु और भरत आदि शामिल थे। ठीक है, इनको क्या कहा गया था? जन। क्वेश्चन नंबर 10, सफी तथा हनफी क्या है? बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इस्लामी वास्तुकला शैली, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब में स्थान, ऑप्शन नंबर सी न्याय के इस्लामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी 2 इस्लामी शासक। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं ये। क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं। किसके प्रिंसिपल्स हैं? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं ये प्रिंसिपल हैं। शफी तथा हनफी क्या है? सिद्धांत है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। शफी और हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। ठीक है, और ये कब आए? शफी को 9वीं सदी में अरब विद्वान अल शफी तथा हनफी को इमाम अबू हनीफ द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए इसमें है शफी को 9वीं सदी में अरब विद्वान था एक अल शफी, और हनफी को इमाम अबू हनीफ द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अन्य इस्लामी विद्यालयों में मलिकी और हम्बली शामिल हैं इसमें। ठीक है, सभी को किसने शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया था? अल शफी, और हनफी को किसने किया था? इमाम अबू हनीफ द्वारा स्थापित किया गया था। तो शफी तथा हनफी क्या है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे ये जो क्लास है बाकी बच्चों तक पहुंचती रहे, उनका भी कुछ भला होता रहे। क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, यूजीसी नेट के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, टीजीटी का और पीजीटी का भी एग्जाम्स आ रहा है। जो बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ भला होता रहेगा। क्योंकि डेली क्लासेस लेकर आती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उससे। तो इसलिए मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसलिए 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको स्कोर पता चलेगा, अपना स्कोर चेक कर पाएंगे कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, और जो कुछ कमी लग रही है वो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर में आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाऊंगी जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। राइट, चलिए मिलते हैं हम कल इसी समय अपनी क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर।